हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? लाइट है। देखो लाइट होता क्या है, कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा लाइट क्या होती है? तो बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। एनर्जी का वो फॉर्म जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। ओके, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, सिंपल है, हाँ या ना? अब बात यह है कि हाउ, हम कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी स्टफ? आप बोलोगे सर आंखों से, बिल्कुल सही बात है, आंखों से देखते हैं, पर कैसे देखते हैं आंखों से? तो समझिए बात को, लेट से ये हमारे पास हमारी आईज है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकता है, कौन कौन सा? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। समझते हो कि नहीं समझते हो? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, किसी को मालूम है? नहीं जानते? दैट ऑब्जेक्ट्स दैट emit their own light। समझ में आई बात? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? सर सन। सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है ना? समझ गए बात को? और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? दे डू नॉट सर मून। दे डू नॉट emit light but can reflect light coming from other luminous objects। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि हमें देखने के लिए लाइट चाहिए, और हमें ये चाहिए, यहाँ समझिए बात कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आए हमारी आंखों तक, हमें ये चाहिए। उसके बाद आंखें क्या करेंगी वो बात की बात है, पर हमें ये चाहिए कि लाइट जो है हमारे ऑब्जेक्ट से हमारी आईज तक आए। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ये चाहिए हमें। अब देखिए, हम देखते तो मून को भी हैं। नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल क्या हो सकता है? नॉन सर मून। ल्यूमिन मून एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, और क्या एग्जांपल हो सकता है नॉन ल्यूमिनस का? सर मिरर। चलो मिरर हो सकता है, और क्या आपका कंप्यूटर स्क्रीन ल्यूमिनस है कि नॉन नॉन ल्यूमिनस है? मोबाइल का स्क्रीन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे सर हो, ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस है। ओके, बट आपका आपका जो नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो वो क्या है? सर नॉन ल्यूमिनस। सर आपके नॉन रूम में जो ल्यूमिनस। जो चेयर है, जो टेबल है, जो बेड है, जो तकिया है, जो गद्दा है, जो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस। आपके रूम की वॉल्स कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनस है। इनमें से किसी से भी लाइट एमिट नहीं हो रही, पर फिर भी ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है ना? क्यों दिख रही हैं? यस क्योंकि सर। आपके रूम में एक बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से लाइट आती है, आपकी वॉल से टकराती है, वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है। उस बल्ब से लाइट आती है, आपके नोटबुक से टकराती है, नोटबुक से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है, आपको नोटबुक नजर आती है। समझ में आई बात, हाँ या ना? सो दूसरे यस सर। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को ये ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई, कैसे आई लाइट?
अगर इल्यूमिनस है तो खुद की आ जाएगी, नॉन ल्यूमिनस है तो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, आपकी आंखों को क्या पता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है? नहीं, आपकी आंखों को क्या पता है कि दो लाइट रेज ऐसे आई हैं, है ना? आपकी आंखों को क्या पता चला कि दो लाइट रेज हैं जो इस तरीके से आई हैं, है ना? यही नहीं पता चला? कहाँ से आई कैसे मालूम? उसका काम कुछ प्रोसेस है प्रॉपर, उस प्रॉपर प्रोसेस से हमारी आंखों ने इन लाइट को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया और देखा कि ये जो लाइट रेज मेरी आंखों तक पहुंची हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब यहीं से आ रही होंगी। समझ में आई बात? हाँ, है ना? यस सर। यस सर। यहाँ से वो आ रही होंगी क्योंकि यहाँ से पर उनको एक्स्ट्रापोलेट करने में पीछे की तरफ यहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, हमारी आंखों को इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये पता चला था कि दो लाइट रेज आई हैं। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई बताइए तो जरा? क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज हुआ, हाँ या ना? बोलो, हुआ कि नहीं? यस सर। जहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, जहां पर लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है, सॉरी जो भी लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है, उन इंसिडेंट लाइट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ऑब्जेक्ट कहा, हाँ या ना? अब इसको डायग्राम बनाने ऐसा पूरा बनाएंगे, डॉटेड बनाने के बनाया था सिर्फ समझाने के लिए। समझ में आई बात? तो जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करें उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई ऑब्जेक्ट की। ध्यान दीजिएगा, हमारे हम जो पढ़ रहे हैं लाइट किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि जिसके पास मास है, जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये सब नहीं है। क्या है? इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्योंकि स्टडी कर रहे हैं लाइट की, तो डेफिनेशन होगी लाइट के हिसाब से। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर। सो लाइट क्या होता है? प्रीवियस पर 1 मिनट। हाँ ठीक है, कॉपी कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वीकेंड में आपका किसका टेस्ट है? फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का? सर केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। अब हर वीक टेस्ट होगा, ठीक है? सर हो गया। हो गया, चलो। सर एक बार पेज दिखा दीजिए। ये ओ है, ठीक है? सर हो गया। हो गया, चलो। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
देखो, लाइट इज वेव। लाइट क्या होता है? वेव होता है। जैसे साउंड वेव होता है ना, वैसे लाइट भी वेव होता है। हालांकि ये काफ़ी आर्ग्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। देन फॉर 200 years different scientists conducted experiment ये लिखना नहीं है, सब समझा रहा हूं। एंड प्रूव्ड, क्या प्रूव किया उन्होंने? दैट लाइट इज वेव। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है मालूम है? उसके बाद आइंस्टीन आता है। अगर आपको बोला जाए फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट का नाम लो, तो कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम बताओगे? कौन कौन से साइंटिस्ट बताओगे? बोलिए। सर आइंस्टाइन और न्यूटन, है ना? तो आइंस्टीन ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही प्रूव्ड दैट लाइट इज मेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ले, बाकी सारे साइंटिस्ट ने मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बड़ी मेहनत से प्रूफ किया, 200 साल 250 साल लगा के, कि लाइट वेव है। आइंस्टीन अंकल आते हैं, फिर से प्रूव करते हैं नहीं, लाइट पार्टिकल है। हो गया जमेला? हाँ या ना? हुआ कि नहीं? यस सर। गड़बड़ हो गई ना? कंफ्यूजन। यस सर। फिर उसके बाद झगड़ा हो गया पूरा, दुनिया भर में प्रदर्शन होने लग गए, लोग सड़क पे उतर आए, लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, बंदूकें निकल गई, ठीक है, गोलियां चल गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है। उसके बाद एक बंदा आया, बोला शांत शांत शांत। क्या बोला उसने? देखो भैया, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। ओके बेटा? बोले आप ये ऐसा कैसे हो गया, लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है? तो देखो यार, आपको तो डिफरेंस ही नहीं पता, पार्टिकल क्या होता है, वेव क्या होता है ठीक से, है ना? तो आपको तो मैं क्या ही बताऊँ, लाइट पार्टिकल भी कैसे क्या है और वेव भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट आप एक कोरिलेटी समझ सकते हो। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप, कि कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, है ना? तो आप उस मैप को देख के बोलोगे कि क्या कि ये इंडिया का मैप है? बोलिए। बोलोगे? अच्छा, अगर मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाऊं, इंडिया का ही पॉलिटिकल मैप, कि कहाँ पे कश्मीर है, कहाँ पर कन्याकुमारी है, कहाँ पर बंगाल है, कहाँ पर यूपी है, कहाँ पर, समझ रहे हो बात को? पॉलिटिकल मैप दिखाऊं, उस मैप को देख के बोलोगे क्या कि ये इंडिया का मैप है? हाँ या ना? यस सर। तो आपके पास 2 मैप है, आप दोनों मैप को देख के बोल रहे हो इंडिया का मैप है, राइट? है ना? 2 डिफरेंट मैप्स हैं, पर दोनों मैप को देख के बोल रहे हो इंडिया का मैप है। सेम कहानी लाइट की है। लाइट पढ़ते वक्त हमने कुछ ऐसा प्रूफ कर दिया कि जो पार्टिकल है वही वेव है, जो वेव है वही पार्टिकल है। ठीक है? वो कुछ एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें कैसे होता है, क्या होता है, ये सब पढ़ने के लिए आपको साइंस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। 11th-12th में भी ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगी। ठीक है? तो इसलिए इसको कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है। ओके? अभी सर बस आपने वहाँ पर क्या लिखा है? प्रूफ दैट लाइट इज मेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जो इसने कहा था ना न्यूटन ने, वही काम इसने कह दिया वापस से आइंस्टीन ने। ओके सर। ठीक है? तो ये लिखना नहीं है, कॉपी नहीं करना, ये बस साइड नोट बता दिया मैंने। इसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड किया लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव की भी हैं और साउंड की, वेव की भी हैं और पार्टिकल्स की भी हैं। इसलिए हमने बोला डुअल नेचर बोल दिया। क्या बोल दिया? डुअल नेचर ऑफ लाइट बोल दिया।
समझ में आई बात? आया ना? यस सर। चलो फिर, सो लाइट आपका वेव है, अभी के लिए हम क्या मानेंगे, लाइट वेव है। लाइट में ट्रैवल इन डिफरेंट मीडिया, मीडिया मतलब अलग अलग मीडियम्स में ट्रैवल कर सकता है। कौन कौन कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है? लाइट एयर के वैक्यूम में ट्रैवल करता है, हाँ या ना? Yes, sir. क्यों? सन से अर्थ तक आ रहा रास्ते में तो वैक्यूम है। लाइट एयर में ट्रैवल करता है, लाइट पानी के भी आर पार निकलता है ना? लाइट ग्लास के भी आर पार निकलता है, राइट? मतलब पानी में भी लाइट ट्रैवल कर सकता है, ग्लास में भी लाइट ट्रैवल कर सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. एंड इट ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडिया। उन मीडियम्स को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे, राइट? यस सर। कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम्स या मीडिया। ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट पास हो सके उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सके उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो होता है, जिसमें थोड़ी लाइट जाती है थोड़ी लाइट नहीं जाती, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओके बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल देखा है कभी कि नहीं देखा? सर देखा है। देखा ही होगा ना, वो प्लास्टिक देखा होगा जिसके थ्रू थोड़ी बहुत लाइट आती है ना? टिंटेड ग्लास होता है, उसके थ्रू थोड़ी बहुत लाइट आती है, राइट? सो Yes, sir. लाइट इज वेव, लाइट में ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया। लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम। लाइट सबसे तेज किसमें चलता है? वैक्यूम में चलता है, ठीक है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। ये c कितना है? तो सर ये c होता है, ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर में करना चाहो तो दिस इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ओके बेटा, एक सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब समझते हो आप? ये कितना तेज है? बहुत तेज है ना? Yes, sir. बहुत तेज है ना? आपको समझाता हूँ ये कितना तेज है। सर हाँ बेटा, सर आप सी का मतलब क्या बोले, हम सुने सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। आपको बता देता हूँ, अर्थ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट नहीं हुए, आप लगभग बता रहे हैं, तो ये ऐसे इक्वल टू बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्टाइलिश इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं पता बट लगभग इतना होता है। ऐसे बनाओगे कैसे? ठीक है? दिस मीन्स कि आपका जो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ है वो कितना हो जाएगा? 2πr होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस जानते हो? फॉर्मूला नहीं जानते अभी तक? 8th क्लास में था कि 7th क्लास में है? Sir, 7. 7th में था ना? तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। उसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। तो अर्थ का एक चक्कर लगाना है तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 40,000 किलोमीटर, है ना? समझ में आई बात? लेकिन Yes, sir. लाइट एक सेकंड में कितना चल जाती है? 3 लाख किलोमीटर। मतलब लाइट पूरे अर्थ के चक्कर एक सेकंड में 7.5 बार लगा सकती है। समझ में आई बात? कितनी फास्ट है, कितनी तेज है? Sir, बहुत. बहुत तेज है ना? लाइट से तेज कुछ नहीं चलता। ओके,
साउंड की स्पीड पता है कितनी होती है? ये 3 लाख किलोमीटर चल रहा है और साउंड पता है कितना चलता है? हमको आपने अभी पढ़ा था ना चैप्टर, कितना चलता है? यस सर, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड। 350 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ और ये 3 लाख किलोमीटर हो गया। समझ में आई बात? एयर में इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है। ओके बेटा, आगे बढ़े। 3 प्रॉपर्टीज हो गई, चौथी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लाइट travels in a straight line। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? तो सर लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आई बात? इसको कैसे प्रूव कर सकते हो आप? देखो, एक काम करो, एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, इसमें एक पिन लगाओ, एक पिन और लगाओ, ठीक है। इस पिन का नाम दे दिया ए, इस पिन का नाम दे दिया बी। अब इसको इधर से देखो, सच दैट बी के पीछे ए छुप जाए। ओके बेटा, समझ में आई बात? अब क्या करो, एक और पिन लो सी, उसको कुछ ऐसे लगाओ कि उस पिन के पीछे बी और ए दोनों छुप जाए। ठीक है, लगा सकते हो, है ना? यस सर। उसके बाद आप काम करिए, जहां जहां पे आपने पिन लगाया ना उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। तो यू विल सी कि ऑल दीज 3 लाइन पॉइंट्स विल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? इस पिन के पीछे बी और सी दोनों छुप गए, इसका मतलब ए से आने वाली लाइट भी नहीं पहुंच पाई आपकी आइज तक, और बी से आने वाली लाइट भी आपकी आइज तक नहीं पहुंच पाई। मतलब जो ये लाइट जो इस ए से जो लाइट है वो सीधे आ रही थी, बी ने रोक लिया, बी से लाइट सीधे आ रही थी, सी ने रोक लिया, और आपकी आइज तक कोई लाइट ए और बी से नहीं पहुंच पाई। ऐसा नहीं हुआ कि लाइट ए से आई, निकली तो ऐसे घूम कर आपकी आंखों तक पहुंच गई, ये नहीं हुआ, है ना बेटा? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ओके। लाइट कैन अंडरगो, लाइट क्या क्या हो सकता है लाइट के साथ? पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, ठीक है, और डिस्पर्जन, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। रिफ्रैक्शन मतलब? ये सब पढ़ेंगे। रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है लाइट की। देखो यार, आप लोगों के सिलेबस में तो खाली रिफ्लेक्शन ही है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का बारे में, थोड़ा सा डिस्पर्जन के बारे में बात की गई है। वैसे तो रिफ्लेक्शन है, थोड़ा बहुत डिस्पर्जन है, बट बिना रिफ्रैक्शन के डिस्पर्जन ठीक से समझाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए रिफ्रैक्शन भी पढ़ाऊंगा। स्कैटरिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं। कुल मिला के जब क्लास 12th में आते आते आप ऐसे टिल 12th लाइट से रिलेटेड आप लोग 10 फिनोमेना पढ़ोगे। कितने? 10 फिनोमेना तो आप सिर्फ क्लास 12th तक पढ़ लोगे। समझ में आई बात? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ पे लिखी मैंने। रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, स्कैटर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आगे बढ़े। सर एकदम नीचे क्या लिखे हैं?
मैंने वो कॉपी नहीं करना है बेटा, मैंने बताया था कि क्लास 12th में आते आते ना आप इस तरीके के 10 फिनोमेना पढ़ोगे लाइट से रिलेटेड, कि लाइट का ये हो सकता है, लाइट का ये हो सकता है। अभी के लिए 4 लिखाए हैं, ठीक है, आगे बढ़े। ऑब्वियसली लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही है, तो हो गया है ना, वेव है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हो ही गया। चलो हो गया, फिर लाइट की प्रॉपर्टीज में बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई है ना, आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, चलो। sir. Yes, sir. अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक मिरर है, शाइनी सरफेस है, मिरर है। ये पीछे ये जो डॉट, ये जो मैंने डैश 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 बनाया है, इसका मतलब क्या है, उस साइड हम लोगों ने सिल्वर कर रखा है, पेंट कर रखा है सिल्वर करके। मिरर देखा है कभी कि नहीं देखा उसको ठीक से अंदर से, देखा ही होगा ना। ग्लास के पीछे की तरफ क्या होता है, सिल्वरिंग की जाती है, उसके पीछे एक और पेंट कर दिया जाता है। तो इधर ये सिल्वरिंग के लिए अपन लोग ये वाला ये इस तरीके से सिल्वरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा अगर कोई लाइट इस मिरर के ऊपर या किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर आके गिरती है, तो टकराने के बाद लाइट यहां से वापस लौट जाती है, ठीक है। ये जो लाइट यहां आके गिर रही है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके बेटा, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, रिटर्निंग ऑफ लाइट in incident medium after encountering a shiny surface। एक शाइनी सरफेस पे आके लाइट गिरती है, टकरा के वापस लौट जाती है अपनी ओरिजिनल मीडियम में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, अब देखो ये यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्या है, ये आपकी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सरफेस के साथ के एक पॉइंट पे आप एक लाइन ऐसी बना सकते हो जो सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। यस सर, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी आप खींच दो लाइन, लेकिन इमेजिनरी लाइन तो बना ही सकते हो, राइट। तो वो लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा है इसको कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. यहां पर फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है? ये लॉज डिटरमाइन करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी। समझ में आई बात? तो इसमें फर्स्ट लॉ है, बात समझिए, कहना क्या चाहता है ये। मान लीजिए हमें इंसिडेंट रे पता है और हमें सरफेस मालूम है। हमें ये मालूम है कि लाइट आके किस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और
हमें ये पता है कि इंसिडेंट रे किधर से आ रही है। अब समझिए बात को, इंसिडेंट रे पता है, सरफेस पता है, तो मतलब नॉर्मल पता है कि नहीं पता? यस सर। यस सर। इंसिडेंट रे Yes, कहाँ आके टकराई ये मालूम है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल बाय डेफिनेशन क्या है, उस पॉइंट का नॉर्मल है जहाँ पे आके इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है। ओके बेटा, समझ में आई बात? नॉर्मल का डेफिनेशन यही है कि कौन से पॉइंट पे नॉर्मल। नॉर्मल तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो ना आप, कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाला नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना है। आपको कौन सा नॉर्मल ड्रॉ करना है? वो वाला नॉर्मल जहाँ पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई वहाँ का नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन है। कई लोग इसको लॉ के अंदर एक थर्ड लॉ अपना बना के डाल देते हैं, वो थर्ड लॉ है नहीं। ठीक है, सो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? हमें बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। समझ में आई बात? हमें इंसिडेंट रे पता है, हमें नॉर्मल पता है, हमें ये एंगल पता है। अगर आर पता होगा तो मालूम चल गया कि नहीं चल गया रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? हाँ या ना? बोलो, यस सर। पता चल गया ना? नहीं पता चला, अभी भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि सर जरूरी थोड़ा ना, अगर आई और आर बराबर है तो जरूरी थोड़ा ना कि रिफ्लेक्टेड रे इधर ही जाए। रिफ्लेक्टेड रे तो अगर मैं यहाँ पे एक कोन बना दूँ तो रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ से इस कोन के किसी पॉइंट की तरफ चली जाए अगर, तो ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा। हाँ या ना? बोलो, इमेजिन करो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक कोन बनाया जाए, जो जिसका जो कोन समझते हो कि नहीं समझते? कोन नहीं समझते? ये तो मत बोलो यार, कोन तो सब लोग समझते हैं ना। ये कोन सर है। आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम कोन सही है। ये जो कोन है, इस कोन में ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोन। ओके बेटा, इस कोन के सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर आप इस एक्सिस का सरफेस में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक्सिस का एंगल बनाइए तो एंगल हमेशा सेम रहता है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। सो इसलिए मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से इधर जाए या यहाँ से इधर चले जाए, इस पॉइंट को टच करते हुए चली जाए, एंगल तो एक्सिस के साथ इक्वल बनाएगी ना। आया ना? ये इसको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। इमेजिन करिए कौन है, सच का कौन सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्लियर नहीं कर रहा कि रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी कि इधर जाएगी, कि इस कोन के किसी और कोन के लॉन्ग किसी पॉइंट पे जा सकती है। राइट? क्लियर किया क्या फर्स्ट लॉ ने? नहीं क्लियर किया, बता दो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लॉ एकदम क्या है कि हमको पता होना चाहिए, पर हमारे क्वेश्चंस में ना ये लॉ यूज़ ही नहीं हो पाता समहाउ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस में। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो क्लास 11-12 में आते हैं उसमें भले ही, उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 11-12 में नहीं, वो जेईई एडवांस के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये उस कोन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पर ये उसकी एक कंडीशन है। क्या? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है it will lie in the plane formed by incident ray and नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों को मिला के जो प्लेन बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में लाई करेगी। समझ में आई बात? हाँ या ना? इसी बात को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में लॉ ऐसा होना चाहिए था, पर क्या होता है इस तरीके के सेंटेंस आपको क्लास 8 वाले के बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को याद नहीं रहते, इसलिए आपको क्या लिखाया जाता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in
सेम प्लेन। ओके बेटा, तो आप सेकंड लॉ में इस पूरे स्टेटमेंट की जगह इतना भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करिए तब जल्दी जल्दी इस पेज को। Sir, written. Sir, written. Written. कॉपी हुआ? कॉपी हुआ कि नहीं बेटा? कॉपी हुआ कि नहीं? सर एक मिनट, लास्ट लाइन। सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ मुझे समझ में नहीं आया। सेकंड लॉ कह रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे वापस समझाता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लो Okay, पहले। चलो हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। देखो भाई, इमेजिन करो एक कोन, सच दैट इस कोन का जो वर्टेक्स है वो एक मिरर के ऊपर रखा है। ठीक है, ये आपका मिरर है ना? सच दैट कि इन सच अ वे कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये कोन का वर्टेक्स मिरर को टच कर रहा है वहाँ पर जो नॉर्मल है वो कोन के एक्सिस के अलोंग है। समझ में आई बात? यस सर। नाउ इमेजिन कि एक लाइट रे है जो ऐसे आती है इस कोन के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये कोन के सेमी वर्टिकल एंगल थीटा के बराबर होगा, सेमी कोनिकल एंगल थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना? कोन का सेमी कोनिकल एंगल थीटा है, मतलब एक्सिस का सरफेस का अगर आप एंगल निकालते हो किसी पॉइंट पे तो कितना आता है, वो थीटा आता है। ओके बेटा? Okay, sir. नाउ इमेजिन कि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होके इस कोन के सरफेस से ही निकल जाती है, इस पॉइंट को टच करते हुए निकलती है, इस पॉइंट को के थ्रू पास होते निकलती है लाइट रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे गई है इस कोन के सरफेस के अलॉन्ग ही गई है। तो एक्सिस के साथ ये लाइन जो जिस लाइन के अलॉन्ग लाइट गई है वो लाइन कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी बताइए? Yes, sir. बनाएगी ना। तो इस तरीके से अगर ये वाला पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, इस बी को आप मूव करते रहो, ये लाइट लगातार घूमती रहेगी, हाँ या ना? इमेजिन Yes, sir. और उसमें से किसी भी लाइन के लॉन्ग आप रिफ्लेक्टेड रे को मान लीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो हमेशा ही जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा वो थीटा ही बनाएगा, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लॉ है, ये थीटा आर है ना, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहा आर इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे वो कहीं भी जा सकती पूरे कोन में, हाँ या ना? पूरे कोन के सरफेस के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, राइट? Yes, sir. तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर लाइट एक डायरेक्शन से आई है, नॉर्मल इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक फिक्स डायरेक्शन में ही जा सकती है। वो फिक्स डायरेक्शन कौन सा है ये पता लगाने के लिए हमारे पास आया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के प्लेन में लाई करेगी, राइट? तो एक काम करते हैं, हम एक प्लेन बनाते हैं जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों आ जाए। ये प्लेन हुआ है ना? Yes, sir. इस प्लेन में का इस कोन के साथ, क्योंकि कोन देखिए अगर आप सोचोगे तो देखो मेरे पास, देखो आपकी स्क्रीन 2D है, मैं ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं सकता इसमें, आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। ये जो कोन है इसका आधा सरफेस, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आधा सरफेस है वो आपके स्क्रीन के पीछे है, उसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और आधा सरफेस जो है कोन का वो आपकी स्क्रीन के आगे है, उसको मैं पिंक कर दे रहा हूँ। समझ में आई बात? Yes, sir. और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस प्लेन में लाई करेगा, मतलब वो ब्लैक के आगे और पिंक के पीछे रहेगा, मतलब एक ही लाइट बची कि नहीं बची? Yes, sir. तो सेकंड लॉ कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, कोन के किसी भी लाइन में नहीं निकल सकता, इस लाइन में निकलेगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है। Okay, sir. ठीक है, तो सेकंड लॉ ने आपका, फर्स्ट लॉ ने बताया कि लाइट जो है कोन में कहीं भी निकल सकती है, सेकंड लॉ ने नहीं, लाइट कोन में से सिर्फ एक ही सही पाथ है। वो पाथ कौन सा है? तो वो वाला लाइन जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के प्लेन में लाई करता है। ओके बेटा, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया Yes, sir. सबको? यस सर। ये बात और है बेटा, यस सर, समझ में आ गया। आपके मार्क्स वगैरह बढ़ाने में सेकंड लॉ कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे पूरा निकाल लेते हैं, एग्जाम सब कुछ निकाल लेते हैं, उनको सेकंड लॉ पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि आपका जो नोटबुक है वो एक प्लेन है, पेपर होता है वो एक प्लेन में होता है, तो आप जो भी डायग्राम बनाते हो ऑटोमेटिकली एक ही प्लेन में लाई करता है। सेकंड लॉ बाय डिफॉल्ट आपका लगा हुआ रहता है जब जो आपके डायग्राम बनते हैं उसमें, है ना? इसलिए कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या कोई झमेला है यहाँ पे, और पूरी गाड़ी निकल जाती है और उनके नंबर भी नहीं कटते इस चीज़ पे।
आगे बढ़े? यस सर। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो, तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, या यहाँ नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते, वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक लाइट ऐसे निकली, एक लाइट रे थोड़े और एंगल पे ऐसे निकली। तो मिरर के लिए ये दोनों रेज इंसिडेंट रेज हैं, हाँ या ना? यस सर। इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। एकदम बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जो लाइट रे 1 है, ये 1 यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी? कुछ ऐसे, है ना? और जो नीचे वाली रे है ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी। हाँ या ना? बोलिए। यस सर। तो ये रे 1 और 2 क्या है? इंसिडेंट रे। 1 और 2 क्या है? इंसिडेंट रे। इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, राइट? पर इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है अपनी आंखें लेके। ऑब्वियसली आंखें हाथ में लेके नहीं खड़ा है, बस आंखें हैं उसकी, ठीक है? तो उसकी आंखों को क्या मिलेगा? ये रे मिलेगा और ये रे मिलेगा, है ना? और इन रेस को जब इसकी आंखें रिसीव करेंगी, बोलेंगी कि ये रेस ऐसे आ रही हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं पर रखा होगा। हाँ है ना? यस सर। यस सर। समझ रहे बात को? तो इसको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा, है ना? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी। ये जो बी है ना, बी क्या है? ध्यान दीजिएगा बेटा, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। बी आपके ऑब्जेक्ट है फॉर आईज, है ना? और ये इमेज है फॉर मिरर। समझ में आई बात? सर मिरर के लिए इमेज क्यों है? क्योंकि मिरर के लिए ये 3 और 4 क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। पर यही 3 और 4 इंसिडेंट रेज हैं किसके लिए?
आईज के लिए। समझ में आई बात? आया ना? कॉपी कर लो इसको एक बार, फिर बताता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, रूम नंबर नहीं, फ्लैट वो 27 का एक नंबर, 27 नंबर का एक है। 27 भैया, एक में 4 है, ठीक है। तो अरे भैया 27 नंबर में 4 घर हैं, ठीक है। 27 नंबर में भी एक नंबर होता है, ठीक है। तो 27 नंबर में एक नंबर, तो हाँ 27 का एक है ना, बाहर लिखा होगा महादानी करके, ठीक है। ठीक है। हो गया? नहीं हुआ? नो सर। नहीं सर। अरे बेटा, पता नहीं उसका क्यों मन करता है कि मेरी जगह वो पढ़ा दे आप लोगों को। पढ़ना है उससे? सर पढ़ ले। पढ़ लोगे? हुआ? यस सर। ध्यान Yes. दीजिए, ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ऑब्जेक्ट फॉर आईज, ये आप समझ लीजिए गलती से भी स्कूल में लिख कर नहीं आना है, गलती से भी नहीं। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि गारंटी के साथ ये चीज़, मतलब देखो बोलना नहीं चाहिए पर सच्चाई यही है, ये चीज़ स्कूल के टीचर्स को नहीं मालूम होगी, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा टीचर हो और बहुत ही वैसा हो तो उसको पता हो, बट 99% स्कूल टीचर्स को ये बात नहीं पता होगी, 99.9% टीचर्स को, कि भैया ये बी ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन क्या है? क्या है? इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन इमेज कहलाता है। ओके बेटा, समझ में आई बात? यस सर। ये बी इमेज है ए की, पर मिरर के लिए ये बी इस ऑब्जर्वर के लिए एक और ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जर्वर के लिए ए भी एक ऑब्जेक्ट है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है। खैर जो भी है, आपको क्या बोलना है, बी क्या है? इमेज है। इमेज कैसे बनती, समझ में आ गया ना? अगर मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करूं तो आई कैन प्रूव दैट ये जो ए और बी हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम मेरे से बना नहीं क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूँ ना मैं, ये एक लाइन में लाई करेंगे जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ सच दैट ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल हों। ओके बेटा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो ज्योमेट्री है वो क्लास 8 में शायद नहीं है, तो अभी के लिए बस मान लो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, और दोनों मिरर के, दोनों को अगर जो ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ दोगे तो जो लाइन बनेगी वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ओके बेटा, ओके, आगे बढ़े।
चलो सर एक सेकंड दिखाइए। ओके सर। चलो सो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहला, दिस मिरर सर इमेज के बारे में बात करना था ना, क्या लिख रहा हूँ मैं? सबसे पहला, आपको समझ में नहीं आएगा सेंटेंस पर पूरी चीज़ सुनिए। इमेज इज वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल है। आप बोलोगे सर वर्चुअल का मतलब क्या है? देखो, इमेज दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये है कि वहां पर एक्चुअल में लाइट नहीं पहुंच रही है। इमेज की लोकेशन पे क्या असली में लाइट पहुंची है? हाँ या ना? बोलिए। नहीं सर। नहीं पहुंची ना, तो वहां पे असली में लाइट पहुंची नहीं है, इसलिए दैट इज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? वर्चुअल तो फिर भी समझ में आ रहा था, ये क्या मतलब है? इनफैक्ट ये जो मैंने बाकी लिखा ना, ये उसका डेफिनेशन है। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है? एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल एंड एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? इमेज इज वर्चुअल दैट इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन मतलब क्या हुआ सर? तो बताइए, आजकल तो खैर लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन से पहले, कोरोना आने के पहले जब जीवन अच्छा हुआ करता था, तो अभी भी जीवन बुरा नहीं है, बट जब जीवन अच्छा हुआ करता था और अच्छा हुआ करता था, तो कभी मूवी देखने गए थे थिएटर में? बोलो। यस सर। गए हो? वहाँ सामने बड़ी सी टीवी लगी होती है ना, आया ना? थिएटर यस सर। सामने बड़ी सी टीवी लगी होती है, वहाँ टीवी होती है? नहीं, नहीं सर, कुछ पर्दा जैसा। एक पर्दा होता है, एक स्क्रीन होती है, राइट? और उस स्क्रीन के ऊपर पीछे प्रोजेक्टर से इमेज बनती है ना? वही इमेज हम देखते हैं, राइट? यस और नो? हाँ सर। तो वो ध्यान दीजिएगा, वो जो इमेज जो जो वहाँ पे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, असली में है क्या वहाँ पे? नहीं ना, उनकी इमेज है, नहीं सर, वो प्रोजेक्टर से दिख रहा है। उनकी इमेज है, प्रोजेक्टर। लेकिन वो इमेज हमें एक स्क्रीन पे बनती हुई दिख रही है, राइट? यस सर। वो रियल इमेज है, बिकॉज दैट इमेज इज बीइंग ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। समझ में आई बात? यस सर। सर लेकिन मिरर में भी तो ऑब्जेक्ट दिख ही रहा था। वहां पर जहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहां पे स्क्रीन लगा दो, देखो बताते हैं, फिर बताते हैं। अगर आप मैं यहाँ पे एक पर्दा रख दूं, तो अब पर्दे पे स्क्रीन इमेज दिखेगी क्या? नहीं सर। नहीं सर, दिखेगा। बस ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ एक पर्दा लगा के, तो क्या मुझे वहाँ पे इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी, तो इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है बेटा? ओके, सो द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल एंड द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। कौन सी इमेज स्क्रीन पे बन सकती है? वो इमेज बन सकती है
मतलब अगर उस इमेज की लोकेशन पे लाइट पहुंच रही है तब वो इमेज स्क्रीन पे बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, वहाँ इस इमेज बनी तो है पर लाइट वहाँ नहीं जा रही, आपको लाइट को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करके इमेज बनानी पड़ रही है, राइट। तो इसलिए इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ओके, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। और क्या होगा, सेम साइज होगा। और क्या होता है, चौथे पे बाद में आएंगे, पहले इरेक्ट एंड सेम साइज समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा मिरर है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो मुझे बताइए, इस ए की इमेज भी मिरर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहां पर सर बनाएगा। कहाँ बनाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे अलोंग परपेंडिकुलर, यही बात करी थी ना हमने। यस सर। बी की इमेज ऐसे बनाएगा, टक टक टक, यहां पर बनाएगा कि नहीं, ए की यहां बनाएगा, बी की वहां बनाएगा, राइट। तो ए बी पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, इमेज जो है, अगर ये वाली इमेज ऊपर की तरफ थी तो ये वाली इमेज भी ऊपर, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा तो इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है। ऐसा नहीं हो रहा कि ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा है ना, इसलिए कैसे इमेज है, इरेक्ट है। समझ में आ गया सर एक ही डायरेक्शन में जो आ रहा हाँ, है। ठीक है, मतलब उल्टी नहीं बन रही, सीधी बन रही इमेज, ठीक है। दूसरा ओके सर। दूसरा सेम साइज का मतलब कैसे बताया, देखिए ये रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, सब जगह तो 90 डिग्री एंगल है ना, बना कि नहीं। सर दोनों साइड पे इक्वल। तो मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब सेम साइज हो गया, है ना। आप बोलोगे सर ये तो आपने सीधी Yes, sir. ऑब्जेक्ट को सीधा रख दिया था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे टेढ़ा रख दूं तो सर, बिल्कुल सही बात है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, है ना, राइट। अभी भी देख सकते हो दोनों सेम साइज के हैं, हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इरेक्ट भी है और सेम साइज का भी है। चौथा पॉइंट है, दे आर गोइंग टू बी लैटरली इन्वर्टेड। तो देखो, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने बचपन से देख रखा है, मिरर के सामने जाके कंघी अंगी बनाई होगी, कंघी करी होगी, हाँ है ना। लेफ्ट हैंड राइट में आ जाता है, राइट एंड लेफ्ट में। हाँ, लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज। समझ में आई बात, यस और नो, समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। तो कॉपी करो इसको। सर हो गया। चलो ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
हो गया? कॉपी? Yes, Sir, you sir. have to draw the drawing also. हम्म Sir, drawing also we have to draw. यस, व्हाई नॉट? हो गया कॉपी? चलो देखो, लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग समझाता हूँ आपको। इस इंसान को पहचानते हो? Sir, Abraham Lincoln. Sir, Abraham Lincoln. वेरी गुड। ये उसकी फ़ोटो है और उस बंदे को खुद अपने आप को मिरर में हमेशा ऐसा दिखता होगा। समझ में आई बात? आया ना? बोलो। Yes, sir. हम लोग फ़ोटो खींचेंगे तो बंदा ऐसा दिखेगा, मतलब लिंकन ऐसा दिखते, और अगर वो खुद अपने आप को देखते तो कैसे दिखते? ऐसे दिखते। समझ में आई बात? Yes, sir. शक्ल में अंतर है कि नहीं है? थोड़ी सी, थोड़ा सा। यस सर। तो ये कारण है कई बार कि हम मिरर में अपने आप को जैसा देखते हैं हमारी फ़ोटो अभी वैसी नहीं आती। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े? अच्छा, मुझे बताइए कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स will not show any lateral inversion in mirrors. How many English alphabets? Capital alphabets. Okay, capital English alphabets will not show any lateral inversion in mirror. बताइए। आज Sir, H-I. सबसे पहले Sir, तो O-A. ए भूल गए। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, Sir, Y. एक्स, वाई। Yes. वाई। कितना होगा? 11 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, है ना? समझ में आई बात? क्यों है ऐसे? ये लोग अपना लेटरल इन्वर्जन क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये इनके बीच में अगर आप लाइन खींचो तो इसका लेफ्ट और इसका राइट एक जैसा है। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इस चीज़ को? सिमेट्री। ओके बेटा, और इस सिमेट्री बेटा आगे जीवन में बड़ा काम आने वाला है। सिमेट्री पहचानना, सिमेट्री का सही जगह से मैथ में पढ़े हैं सिमेट्री। हाँ ठीक है, Yes. सिमेट्री का ज़बरदस्त यूज होता है आगे चल के। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़े। Sir, 1 minute.
सर हो गया। हो गया? चलो, तो अगला हमारा टॉपिक है लैटरल एंड डिफ्यूज्ड। लैटरल बोल रहा हूँ, लैटरल कहाँ से आ गया? लैटरल तो पहले दिमाग में चल रहा था ना। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर का एक और नाम है, टेक्निकल नाम क्या? स्पेक्युलर। और डिफ्यूज का एक और नाम क्या है? इर्रेगुलर। वो आपकी बुक में क्योंकि रेगुलर एंड डिफ्यूज लिखा था, मैंने वही लिख दिया, पर रेगुलर को स्पेकुलर भी कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। मुझे बताइए कि ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर पे मैंने बहुत सारी लाइट इंसिडेंट करी, एक लाइट, दो लाइट रे, तीन लाइट रेस, चार लाइट रेस, पांच लाइट रेस, इस तरीके से खूब सारी लाइट रेस इंसिडेंट कराई है। लेकिन सारी लाइट रेस क्या एक दूसरे के पैरेलल है। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। ओके बेटा, तो क्या हुआ, मैं इन सारे के सारे इंसिडेंट पॉइंट्स पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो सारे नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेम है। सॉरी, है ना? इसलिए हर जगह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम बनेगा। इसलिए हर जगह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, रिफ्लेक्टेड रे को मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, वो रिफ्लेक्टेड रे हर जगह से पैरेलल निकलेगी, हाँ है ना? बोलो। यस सर। ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें आप क्या बोल सकते हो? इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल। ओके बेटा, समझ में आई बात? बोलो। यस सर। तो अब देखते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। बढ़े आगे? नहीं सर, एक आगे बढ़ रहा हूं। ओके सर। देखिए, वहीं पर अगर मैं एक इर्रेगुलर सरफेस ले लूं, इरेगुलर सरफेस का मतलब लेट्स से मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कुछ ऐसा है, और एक चीज़ बता दें,
ज़्यादातर सरफेसेस ऐसे ही होते हैं, अगर आप उसे जूम करके देखोगे, बहुत क्लोजली देखोगे, तो ज़्यादातर सरफेसेस छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे सरफेसेस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बने हुए हैं, और इसलिए कहीं पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहीं पर कम मॉलिक्यूल्स करके हर एक सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर होता ही होता है। ओके बेटा? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर इसका पहला पेज आप दिखा सकते हैं प्लीज? ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ क्या होगा, अगर मैं इंसिडेंट रेस को पैरेलल भी रखता हूँ, अगर मैं इंसिडेंट रेस को पैरेलल भी रखता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हर एक जगह से रिफ्लेक्टेड रेज जो निकलेगी उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट। ध्यान दीजिएगा, इवन फॉर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड। ओके बेटा? है कि नहीं है? यस सर है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, हमारे जीवन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इरेगुलर या रेगुलर? कौन सा रिफ्लेक्शन अच्छा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन? सर रेगुलर। रेगुलर अच्छा है ना? क्यों? उससे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। बेटा जस्ट इमेजिन कि दुनिया में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, लेट्स से होता ही नहीं। अब आप एक रूम में बैठे हो, आपकी आंखें यहाँ हैं, रूम चलो मान लो खाली भी है थोड़ी देर के लिए, और इस रूम में एक बल्ब है, तो इस बल्ब से आपको लाइट डायरेक्टली आके मिल जाएगी। पर सोचिए, जो लाइट इस बल्ब से निकल के यहाँ आ गई वो क्या आपकी आंखों तक आई? आई नो क्या? सर। जो यहाँ गई क्या वो आंखों तक आई? सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ जाएगी, है ना? तो आपको जीवन में सिर्फ एक यही पॉइंट दिखेगा, ए, और कोई पॉइंट दिखेगा ही नहीं। पूरी दीवार काली, सिर्फ एक पॉइंट चमक रहा है। अगर सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो समझ में आई बात? यस सर। इट्स द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर दोनों ही इम्पोर्टेंट लगता है हमारी लाइफ में। इट्स द इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट हैज़ मोर इंपॉर्टेंस। क्यों? इट्स द इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसकी वजह से ये लाइट जो है या इसके आसपास जो भी लाइट आएगी, कहीं पे कम एंगल बनेगा, कहीं पे ज़्यादा एंगल बनेगा, इसी पॉइंट के आसपास से कुछ रे ऐसे निकलेगी, कुछ रे ऐसे निकलेगी, कुछ रे ऐसे निकलेंगी। समझ में आई बात? और आपको ये वाला पॉइंट नज़र आएगा। समझ में आई बात? है ना? रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। क्लासरूम में कभी आपने वो वाला शाइनी बोर्ड रहा होगा क्लासरूम में, कभी ना कभी शाइनी बोर्ड, चमकता हुआ बोर्ड, यस सर। मार्कर वाला बोर्ड जो होता है, उसको कभी ना कभी जरूर पढ़े होगे, है ना? यस सर, माय स्कूल में भी है। हाँ, हमारे स्कूल में तो है ही। अब देखो उस बोर्ड पर कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ब्राइट होता है, नज़र नहीं आ रहा, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। वहाँ से हो रहा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? बल्ब का जो लाइट का रेगुलर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट से हो रहा है, इसलिए उस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा लाइट है कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। सर वो सामने हमारे आईज पर ये हो हाँ। उसका। बाकी जगहों से जहाँ पे नज़र आ रही ना चीज़ें, वहाँ पे है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर की इरेगुलर?
Sir, सर इरेगुलर है। चीज़ों को देखने के लिए इरेगुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्वियसली हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, हमारे प्रोजेक्टर वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रेगुलर। रेगुलर वाला। Regular. तो हमेशा इंपॉर्टेंस हमेशा दोनों चीज़ों की होती है। इट्स जस्ट दैट कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमारा काम चल जाता, लेकिन इरेगुलर के बिना हमको सब कुछ अंधेरे अंधेरे नजर आएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, ओके बेटा। Yes, sir. चलो फिर आज रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ख़त्म किया है। इतना ध्यान रखिएगा कि इवन फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड। ओके बेटा, ओके। Okay, sir. ओके सर। चलो फिर Yes, sir. मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में थोड़ा बहुत और हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। कलाइडोस्कोप पढ़ना है और डिस्पर्जन पढ़ना है। ठीक है, दैट्स इट। सर इसी चैप्टर से? हम्म, सर ये इसी चैप्टर से? हाँ ठीक है, ये चैप्टर आधा हो गया आज। मतलब आज आधा क्या हुआ, आपके आधे चैप्टर के साथ मैंने उसका डबल तो एक्स्ट्रा पढ़ाया है ना। आज सिर्फ आपका सिलेबस पढ़ा तो एक क्लास में हर चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे साउंड हो गया था, है ना। देखो मैंने बहुत बोला आपको कि सिर्फ सिलेबस का पढ़ाऊंगा, पर फिर भी मैं सिर्फ सिलेबस का तो पढ़ाऊंगा तो मतलब ही नहीं ना, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ेंगे ना। एक बार ये Yes, चैप्टर sir. कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा हाई लेवल पढ़ेंगे। ओके, ओके सर। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास